चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, आज हम मई जून 23 वेरिएंट टू टू का एक हेली सॉल्व कर रहे हैं सर। अच्छा देखो, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सम सॉलिड्स आर शोन इन, वो मेल्टिंग पॉइंट वो दिए हुए हैं सही। मैग्नीशियम का कितना है? 923, फास्फोरस का 317, NaCl का 104 एंड सल्फर का 392। देखो मैग्नीशियम क्या है मेरे पास? मैग्नीशियम इज अ मेटल। मैग्नीशियम क्या है मेरे पास? तो मेटल है सही। तो मैग्नीशियम की वजह से वो मेल्टिंग पॉइंट जो है थोड़ा वो ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, फॉस्फोरस हमारे पास क्या है? फॉस्फोरस हमारे पास वो नॉन मेटल है, इस वजह से फॉस्फोरस का कम है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, इस वजह से इसका सबसे ज्यादा होता है। आयनिक कंपाउंड का नॉर्मली हाईएस्ट होता है, फिर आयनिक कंपाउंड के बाद मैक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं। और सल्फर क्या है हमारा? सल्फर भी नॉन मेटल है सही। तो इस वजह से इनके क्या है, मेल्टिंग और वो बॉइलिंग पॉइंट इनके वो कम है। सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट कम है। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई स्टेट द टाइप ऑफ अ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन मैग्नीशियम एंड इन सोडियम क्लोराइड। मैग्नीशियम में कौन सी है? मेटल है, तो जाहिर सी बात है मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। और सोडियम क्लोराइड में हाइनिक है। NaCl है ना, NaCl का तो सबको पता है कि ये हाइनिक होता है। तो उसके बाद बोले एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम एंड सोडियम क्लोराइड। यानी कि इनमें ये डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस है ड्यू टू देयर अट्रैक्टिव फोर्सेस ना। NaCl के बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग है। NaCl की जो फोर्सेस है ज्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, ठीक है। बॉन्डिंग या फोर्सेस लिख सकते हैं ना, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मोर स्ट्रॉन्गर इन NaCl देन मैग्नीशियम, ठीक है। फिर से एक वो बता रहा हूँ कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक कंपाउंड है, देन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक कंपाउंड है, देन मैक्रोमोलिक्यूल होता है, फिर उसके बाद जो है ना आपका मेटल्स आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके वो नॉन मेटल्स वगैरह, यानी सिंपल जो है ना आपकी कोवेलेंट स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। अच्छा देखो, फास्फोरस और सल्फर जो है ना, अभी मैं अगर पीछे नहीं जाऊं, मैं अभी इनका मेल्टिंग पॉइंट देखूं भी ना, फिर भी मुझे अगर बोले कि भाई कोई डिफाइन करो, तो मैं किस तरीके से करूंगा डिफाइन? देखो, सल्फर और फास्फोरस में, देखो फास्फोरस अगर मैं वैसे करूँ ना, तो फास्फोरस पहले आता है, सल्फर बाद में आता है, सही है। तो अकॉर्डिंग टू जो ग्रुप पीरियड थी में ट्रेंड चलता है ना, तो फास्फोरस का ज्यादा होना चाहिए और सल्फर का कम होना चाहिए। लेकिन ये अपोजिट हो जाता है। अपोजिट क्या होता है? सल्फर का ज्यादा हो जाता है, फास्फोरस का कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, सल्फर का ज्यादा है 392 और फास्फोरस का कम है 317। तो उसका रीजन क्या होता है? देखो, सल्फर नॉर्मली एग्जिस्ट करता है S8 में। S8 में यानी ऑक्टा अटोमिक होता है, 8 एटम सल्फर के एक साथ होता है। और फास्फोरस अकेला होता है, ठीक है। जब जाहिर सी बात है कि जब 8 एटम्स एक साथ होंगे ना, तो वो ज्यादा इंड्यूस्ड डायपोल क्रिएट करेंगे। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा इंड्यूस्ड डायपोल यानी इंस्टेंटेनियस डायपोल को क्रिएट करेंगे, सही। और फास्फोरस नॉर्मली P4 होता है, खाली P भी नहीं होता, P4 होता है। तो सल्फर और फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन्स का जमीन आसमान का फर्क है। S8 में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो मेरे पास P4 है इसमें बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन होंगे, सही है, क्योंकि S8 में एटम ज्यादा है, ठीक है। सल्फर एग्जिस्ट एस S8 वाइल वाइल
phosphorus, while phosphorus exists as E4. So S8 has more IDID forces and induced dipole forces than P4. सही। ये 2 मार्क्स का था। एक मार्क के लिए आपने ऊपर वाला रीजन को पता है, और एक मार्क के लिए ये वाला कि सो एसिड हैज मोर आइडियाटिव फोर्सेस देन P4। फिर उसके बाद बोले डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? देखो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम बहुत सारे तरीकों से पहले डिफाइन करते थे ना। अब देखो, अब सिर्फ एक डेफिनेशन चलती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। पहले हम कोवेलेंट को ले आते थे, इसको ले आते थे, इसको ले आते थे। उस डेफिनेशन में वैसा कुछ भी नहीं चलता है। अब एक ब्रॉड व्यू में यूज होती है ये। ब्रॉड व्यू क्या है इसका? कि द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है? क्या है पावर ऑफ एन एटम? पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। उसके बाद है एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। देखो, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का इस फॉर्म में से हम नॉर्मली डिफाइन करते हैं। ठीक है? देखो, ये मेरे पास क्या है, नीचे है R², और ये जो एफ है ना, ये इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की फोर्स है। जो ये Q1 Q2 है, ये वो दो चार्जेस हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं। ठीक है? ये वो चार्जेस हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं। ठीक है? तो मेरे पास जो यहाँ पर Q2 है, ये क्या है? ये वो चार्जेस हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं। जो एफ है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फोर्स है। और जो R² है, ये डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस के बीच में। अब यहाँ पे तुम्हें आप लोगों को एक चीज साफ नजर आ रही होगी कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। यानी कि डिस्टेंस जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की फोर्स उतनी कम होगी, क्योंकि इनवर्स का वो रिलेशन बन रहा है दोनों में। दोनों में रिलेशन कौन सा बन रहा है? इनवर्स का बन रहा है। तो अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो साइज क्या होता है? स्मॉलर होता है। हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है। सही है? तो जो साइज है हमारा, वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। सही। अब मैं सिर्फ पॉइंट्स की फॉर्म में वो लिख रहा हूँ, आप इसका पैराग्राफ खुद ही वो बना लेना। ठीक है? अब ये नहीं कि मैं पूरा ये पैराग्राफ बना के दूंगा। ठीक है? क्या होता है? इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। सही है? शील्डिंग सेम रहती है, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड शील्डिंग सेम होती है। नीचे ग्रुप में इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से मेरा जो साइज है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है? साइज डिक्रीज होगा तो जो पुल है, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है? न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है? देखो, न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है ना, ये सिर्फ इसके लिए नहीं, हर जगह के लिए। वो डिपेंड करती है साइज पे। साइज बड़ा होगा, यानी कि शेल सेम। अभी वो हम उसकी बात नहीं करेंगे शेल अलग है, शेल को है। हम बात करें एक पीरियड में अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है कम, वो कब होती है? वो डिपेंड करती है साइज पे। साइज ज्यादा है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन वो कम है। साइज छोटा है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होती है। ठीक है? तो फिर उसके बाद वो बोले कि भाई नेम द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन NH3 मॉलिक्यूल। NH3 यूं करके होता है ना आपके पास, और N के ऊपर एक तो दो एक लोन पेयर होता है। अब ये NH के बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। NH के बीच में क्या बनती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपके पास 3 टाइप की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और फिर दो आती हैं डायपोल में। एक होती है परमानेंट डायपोल, और एक होता है इंड्यूस डायपोल, जिसको टेम्परेरी डायपोल भी बोलते हैं। ठीक है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? जब आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है फॉर्म से, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। ठीक है? HB यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है? फिर उसके बाद बोल रहा है ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, इंक्लूड एनी रेलिवेंट लोन पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड डायपोल्स। ठीक है? आप यूं करके H बनाओ, NH3 बनाओ, यहाँ पे एक और NH3 बना दो। अब यहाँ पे सिर्फ उसी के
टैपोल दिखाओ जो आपका कंसर्न एन और एच है, सबके नहीं दिखाओ। यहाँ पे इसके पार्शियल वो नेगेटिव हो जाएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो इन दोनों के दरमियान क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सही। तो उसके बाद बोला है कि भाई द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आइस एंड द अमोनिया शोन इन द टेबल। आइस का मेल्टिंग पॉइंट इतना है, अमोनिया का इतना है। सजेस्ट द टू रीजन फॉर द डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड अमोनिया। इनके मेल्टिंग पॉइंट में वो डिफरेंस क्यों है। ठीक है, देखो पहले तो एक सीधी सी बात है कि भाई यहाँ पे अगर हम आइस बोलिए यानी कि H2O इस तरीके से होता है। ठीक है, और NH इस तरीके से होता है। अब जो ऑक्सीजन की इलेक्ट देखो दोनों में क्या है, एक में ऑक्सीजन का बॉन्ड किससे बन रहा है, हाइड्रोजन से। एक में नाइट्रोजन का बॉन्ड किससे बन रहा है, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन कांस्टेंट है। अब एक तो इलेक्ट्रो सॉरी मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट की डिफरेंस का मतलब है कि भाई इसमें स्ट्रॉन्गर, देखो दोनों में हाइड्रोजन को बॉन्डिंग है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, तो वो डिपेंड करती है डायपोल्स पे कि देखो यहाँ पे इसके ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अभी जो डायपोल्स है ना, जो ये पार्शियल चार्जेस है, ये डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे। यहाँ पर जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। ठीक है, तो जो डिफरेंस होगा ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑक्सीजन और वो नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, वो ज्यादा होगा। तो इसकी फोर्सेस भी स्ट्रांग होगी। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डिपेंड करती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के डिफरेंस पे। यानी कि जो दो बॉन्डेड हमारे पास एटम्स हैं, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है। अगर ये डिफरेंस ज्यादा है तो हमारे पास क्या है, वो स्ट्रॉन्गर फोर्सेस क्रिएट होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन की कम है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन को बॉन्डिंग होगी एज कम्पेयर टू द बॉन्ड और द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ NH। सही। O2 has more electronegativity than N। ऑल्सो एक और वजह भी है कि इसके बाद, सही है, सो ice has greater intermolecular forces than NH3। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वो बोल जाएगा कि क्लोरीन इज अ रिएक्टिव एलिमेंट, इट फॉर्म्स मेनी कंपाउंड्स कंप्लीट द टेबल 211 टू शो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम सोडियम टू पोटेशियम, सॉरी फॉस्फोरस, इन देयर क्लोराइड्स। ठीक है, आपने चार्जेस यहाँ पे वो लिखने हैं बस। देखो ये क्या बनाता है, NaCl बनाता है, +1 आएगा, NaCl बनाता है ना, ये MgCl2 बनाता है, +2 चार्ज होता है, एल्यूमिनियम पे +3 होता है, Al+3 बनाता है, सिलिकॉन जो है वो SiCl4 बनाता है, +4 हो गया, और ये PCl5 बनाता है, तो ये +5 हो गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं स्टेट व्हाट डिटरमाइंस द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड 3। यानी कि क्या वो बता रहा है भाई, मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बता रहा है कि उसमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यानी जो सोडियम में से +1 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम एक लूज कर सकता है, मैग्नीशियम दो लूज कर सकता है मैक्सिमम, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से बाकी एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, इनके भी 3, 4 और 5 रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रॉन्स हैं इन देयर वैलेंस शेल। तो जो प्लस चार्ज होता है ये बताता है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी इतने उसने लूज कर दिए। ठीक है, फिर उसी तरीके से वो बोले कि भाई an excess of cold water is added to the chloride of silicon, write an equation for the reaction between the excess of cold water and the chloride of silicon।
SiCl4 यानी क्लोराइड ऑफ सिलिकॉन का किससे रिएक्शन कराना है? H2O से। तो आपके पास क्या बनता है? सिलिकॉन ऑक्साइड प्लस HCl। अब यहाँ पे इसको बैलेंस कर लो, 4Cl है तो 4Cl हो जाएगा, और H कितने यहाँ पे? 4H है तो यहाँ पे 2 हम अप्लाई कर देंगे। फिर वो बोले सजेस्ट द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन प्रोड्यूस इन B1। पीएच जाहिर सी बात है इसका कम होगा, यानी टुवर्ड्स एसिडिक होगा, क्योंकि HCl प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो ये एसिड में भी हायर साइड पे होगा। तो रेंज कुछ भी लिख दो ना, 1 से लेके 3 लिख दो या 1 से लेके 4 लिख दो, इसके बीच में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि भाई an excess of cold water is added to the chloride of phosphorus, write an equation for the reaction between the excess of cold water and the chloride of phosphorus। यानी कि PCl5 का रिएक्शन कराना है किससे? H2O से। ये आपके पास बनाता है H3PO4 और प्लस HCl। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी 8H2O है आपके पास। तो उसके बाद बोला सजेस्ट द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन प्रोड्यूस इन C1। ये भी वही होगा ना, क्योंकि HCl बन रहा है ना, ठीक है। 1 से लेके 3 या 1 से लेके 4 के बीच में इसका पीएच होगा। फिर उसके बाद बोला है राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद वाटर। अब क्लोरीन का रिएक्शन बोला कि क्लोरीन का मुझे रिएक्शन बताओ वाटर के। तो ये सब क्या है? ये पीरियड 3 के सारे रिएक्शन है ये वाटर के साथ। जो पीरियड 3 के सारे H2O के साथ यानी वाटर के साथ रिएक्शन थे ना, बाय विद स्टीम और विद हॉट H2O, तो वो सारे ये वही यहाँ पे ये स्टीम के साथ नहीं, कोल्ड H2O के साथ, ठीक है। Cl2 का वाटर से हमेशा वीक रिएक्शन होता है ना, तो बीच में इक्विलिब्रियम का साइन आता है, और यहाँ पे क्या बनता है? HOCl प्लस HCl, ठीक है। फिर बोले राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद हॉट NaOH। अब ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो अगर आपने पढ़े होंगे हैलोजन में, तो ये वो है, ठीक है। Cl2 इज रिएक्टिंग विद NaOH, हॉट NaOH, और ये मेरे पास क्या बनाता है? 3 प्रोडक्ट बनाता है। एक बनाता है NaCl, एक बनाता है NaClO3, और एक बनाता है 3H2O, ठीक है। अच्छा, यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है। देन NaCl। अब यहाँ पर यहाँ पे Na कितने हो गए? 6, और तो यहाँ पे आप 5 अप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने? 5Cl और 1Cl, यहाँ पे 6Cl, तो यहाँ पे 3Cl2 कर दोगे इसे। फिर उसके बाद बोला है कि ब्लीच इज यूज एज द क्लीनिंग प्रोडक्ट टू किल बैक्टीरिया। इट इज मेड बाय एडिंग कंपाउंड्स लाइक द सोडियम क्लोरेट NaCl टू द वाटर। आइडेंटिफाई द फॉर्मूला ऑफ फाइन प्रेजेंट इन अ ब्लीच दैट किल्स बैक्टीरिया। NaClO करता है ना, तो ClO नेगेटिव जो है वो बैक्टीरिया को किल करने में काम आता है। फिर उसके बाद बोला है कि सोडियम क्लोरेट NaClO रिएक्ट विद हाइड्रोजन peroxide टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर एंड ऑक्सीजन गैस। कंस्ट्रक्ट द एन इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। सोडियम क्लोरेट है NaClO क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? H2O2 हाइड्रोजन peroxide के साथ, और क्या बना रहा है? NaCl प्लस H2O प्लस O2। एक है ना यहाँ पे भी, एक है NaCl, एक है यहाँ पे भी एक Cl है। ऑक्सीजन कितने? 1 और 3, यहाँ पे भी 3 है। H2 है यहाँ पे भी H2 है, ये परफेक्टली बैलेंस है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि अ सैंपल ऑफ ब्लीच W कंटेन्स। अब मेरे पास एक ब्लीच है, अ सैंपल ऑफ अ ब्लीच W कंटेन्स एन अननोन कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोरेट 1। एक ब्लीच W में सोडियम क्लोरेट NaClO की
अननोन कंसंट्रेशन है ना, वो नोन नहीं है, ठीक है। वो बोल रहा है कि 10 cm³ ऑफ डब्ल्यू इज डिस्टिल्ड विद द डिस्टिल्ड वाटर टू मेक अ टोटल वॉल्यूम ऑफ 100 cm³ ऑफ ब्लीच सॉल्यूशन। हम क्या कर रहे हैं कि 10 cm³ वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं डब्ल्यू का किसमें, डिस्टिल्ड वाटर में, ताकि मेरे पास टोटल वॉल्यूम कितना बन जाए ब्लीच सॉल्यूशन का, 100 cm³। वो बोले 25 cm³ ऑफ दिस डायल्यूटेड ब्लीच सॉल्यूशन इज यूज। जो 100 cm³ हमने बनाया इसमें से 25 cm³ हमने अलग कर लिया, टेक आउट कर लिया, अलग कर लिया इस ब्लीच सॉल्यूशन का, और हमने इसको ऐड कर दिया टू एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। ये ऊपर इक्वेशन है, यहाँ पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऐड कर दिया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक्सेस में। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस प्रोड्यूस मेजर अंडर रूम कंडीशंस। The experiment is repeated, and on an average 25 cm³ of dilute bleach solution produces 42 cm³ of gas। 42 cm³ of gas यहाँ पर क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, सही। बोले कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन जीएम पर डीएम इन ग्राम पर डीएम क्यूब ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब देखो ये काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पर गैस क्या है, O2 है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ना जो मेथड बता रहा हूँ अपनी आसानी के लिए उसी तरह करना है, इस इक्वेशन को नीचे कॉपी कर लो, जो जिसका डाटा है उसी के नीचे लिखो, उसी के नीचे सॉल्व करो, तो बहुत आसान हो जाएगा। ये तो खिचपिच जो है ना आपको मचनी है। उसने बोल दिया कि भाई O2 का वॉल्यूम कितना आपको गिवन है, 42 cm³। तो मोल्स निकाल लेंगे, एन वी ओवर वी आर ना, कितना है, 42 cm³ है ना। तो या तो 42 को 1000 से डिवाइड कर दो, 0.04 हो जाएगा, या फिर जो वी आर है उसको 24 को 2400 कर दो, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे मोल्स आ गए 0.00175 मोल इसके O2 के, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करोगे, आपको जो है देखो अब उसके वो बाद आपने क्या करना है, देखो उसके वो बाद आप क्या करोगे, जो आपके पास सॉल्यूशन है ना यहाँ पे, इसका ये वॉल्यूम निकाल लो, ठीक है। देन किसका ये वॉल्यूम निकाल लो, अभी आपको इस तरीके से क्लियर होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे उसने आपको बोला क्या है, देखो यहाँ पर इन दोनों का NaClO का मोलर रेशो क्या है, NaClO का और O2 का मोलर रेशो क्या है, 1:1 का मोलर रेशो है। तो जो NO2 के मोल्स होंगे सेम वही किसके भी हो जाएंगे, एन NaClO के भी हो जाएंगे, यानी 0.00175, यही मोल्स इसके भी हो गए, सही। अब जो यहाँ पर आपको जो आपने वॉल्यूम लिया था वो 25 cm³ लिया था ना, वॉल्यूम कितना लिया था, 25 cm³ लिया था। तो जो यहाँ पे आपके पास मोल्स आएंगे वो 25 cm³ के होंगे, वो 100 cm³ के लिए नहीं होंगे, ठीक है। तो आप पहले क्या करो, इन मोल्स को कन्वर्ट कर दो फॉर 100 cm³, ठीक है। तो 25 cm³ गिव्स 0.0015 मोल्स, ठीक है। तो 100 cm³ मुझे कितना देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा, एक मिनट कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.007, ये मोल्स आ गए आपके पास ना 100 cm³ के लिए। अब आप कुछ भी नहीं करो, अब आप सिंपल इसकी कंसंट्रेशन निकालो, फिर उसको वो मास में चेंज कर दो, या फिर पहले इसको मास में चेंज करो फिर उसकी कंसंट्रेशन निकालो, ये आपके ऊपर है, सही। क्योंकि आपको ग्राम पर डीएम³ में चाहिए ना, तो आप यहाँ पर पहले जो NaClO है, N = M, और MR से इसका मास निकाल लो, ठीक है। तो ये जाएगा N × MR, ठीक है। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, वो मास आ जाएगा। फिर उसके बाद देन आप ये वाला फॉर्मूला पे लगा दो, या तो यूं करो N × CV, तो सॉरी C = N/V होता है ना, C = N/V होता है।
तो एन की वैल्यू जो है यहाँ पे वो पुट कर दो। एन की वैल्यू क्या होगी? एम ओवर एम आर ओवर वी। अब आप यहाँ पे क्या करो, वैल्यूज को पुट कर दो। क्या? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये गलती हो गई यहाँ पे। किराम में आपने को लेना है ना, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे आप क्या करोगे पहले, वही इसमें ले लो ना, एम ओवर वी में ले लो, सही सीधा। तो यहाँ से आप पहले इसका वो मास निकाल लोगे। जो भी आपके पास वो मास आएगा उसका, उसको आप डिवाइड कर दोगे किससे, जो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम था, कितना था, 10 cm क्यूब। तो ये आपके पास हो जाएगा 10 cm क्यूब है ना, तो डिवाइड बाय 1000। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा, सही। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे फिगर वो बोलेगा, फिगर 3.1 डिस्क्राइब अ सीक्वेंस ऑफ अ रिएक्शन दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अ फूड हेडेटिव कंपाउंड वाई फ्रॉम CH3 CH2 Cl। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास स्टेप वन है, यहाँ पे क्या है कि सॉल्व किस तरीके से होते हैं। ये Cl है, Cl है ना आपके पास, CH3Cl हेलोजन एल्केन है, इसके बदले यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, CN ऐड हो रहा है, तो क्या हो रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। इसमें आप KCN या NaCN से रिएक्शन कर रहे हैं इन एथेनॉल, और विद हीट, हीट भी आप उसको देते हैं, ठीक है। हेलोजन क्या रिएक्शन में हीट होती है, और ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, SN। उसके बाद स्टेप टू में क्या हो रहा है, ये जो CN है ये देन कन्वर्ट हो रहा है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, हाइड्रोलिसिस कर रहे हो ना। डाइल्यूट एसिड कहीं भी सर के लिखा हो समझ जाओगे हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो CN की हाइड्रोलिसिस होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। देन अगले पार्ट में इसका आप रिएक्शन कर रहे हो किससे, एक मेटल से, तो क्या होगा, जो एच है वो मेटल में, उसको जो एच है वो मेटल से रिप्लेस हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा CH3 CH2 C डबल O 2 Ca। 2 Ca क्यों हुआ है यहाँ पे, टू क्यों आया है ना, ब्रैकेट क्यों आया है? ब्रैकेट आने का रीजन ये है कि Ca के ऊपर +2 चार्ज होता है, और जो इसके ऊपर जो है -1 चार्ज है। तो ये मुझे दो चाहिए होंगे एक Ca को बैलेंस करने के लिए, सही। अब बोला स्टेट द रीजन एंड द कंडीशन फॉर स्टेप। यहाँ पे हमने लिख दिया है कि ये क्या यूज होगा, KCN यूज होगा। KCN इन एथेनॉल प्लस हीट, वही जो मैंने ऊपर लिखा है। गिव द सिस्टमेटिक नेम ऑफ एक्स। जो मेरे पास एक्स है इसका IUPAC वो नेमिंग क्या होगी? तीन कार्बन है तो क्या है, प्रोपेन, और CN आ रहा है तो प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है। तीन कार्बन है, तीनों सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन, फिर प्रोपेन नाइट्राइल, CN आ रहा है, CN को नाइट्राइल बोलते हैं। बोले आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन द डाइल्यूट एसिड इज एडेड टू एक्स। अभी बताया ना क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। जब भी CN कार्बोक्सिलिक में चेंज होता है तो वो हाइड्रोलिसिस होती है। और एसिड ऐड हो रहा है तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रही है, ठीक है। NOH ऐड होता है तो अल्कलाइन होती है। फिर उसके बाद बोले इन स्टेप थ्री वाई एंड अ गैस आर प्रोड्यूस, कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर स्टेप थ्री। क्या यहाँ पे आपका प्रोपेनोइक एसिड था ना, CH3 CH2 C इसका रिएक्शन हो रहा है कैल्शियम से, तो बन रहा है CH3 CH2 C तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, ठीक है। फिर देन उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई CH3 COOH कैन ऑल्सो बी फॉर्म फ्रॉम प्रोपेनवानॉल एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, स्टेट द कंडीशन रिक्वायर्ड। ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीडेशन में क्या है, एसिडिफाइड KMnO4 यूज करते हैं विथ हीट अंडर रिफ्लक्स। सही है, क्योंकि अगर आप बोले प्रोपेनॉल से बन सकते हैं ना, अगर मैं यहाँ पे हीट अंडर रिफ्लक्स नहीं यूज करूंगा तो ये एल्डिहाइड बना देगा, एल्कोहल कार्बोक्सिलिक नहीं बनाएगा, ठीक है। तीन स्टेप में होता है ना ये, एल्कोहल होता है, फिर उससे बनता है एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड से बनता है कार्बोक्सिलिक। लेकिन अगर डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक बनाना है एल्कोहल से मुझे यहाँ पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट अंडर रिफ्लक्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एसिडिफाइड, एसिडिफाइड K2Cr2O7 विथ हीट अंडर रिफ्लक्स।
उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई कंप्लीट द टेबल 3.1 टू शो द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड द पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एक्स। एक्स में कितने वो पाई बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अब एक्स मेरे पास क्या है, यूं करके, सिग्मा कितने पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8। पाई कितने, ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा होगा, दो पाई होंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड होता तो उसमें एक पाई होता। तो इसके बाद बोला है कि इन इंडस्ट्री इथेनॉल इज मेड बाय रिएक्टिंग इथीन विद स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4। रिएक्शन वन है मेरे पास, इथीन जो है वो H2PO4 से वही स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा है और अल्कोहल बना रहा है, इथेनॉल बना रहा है। वो फिर बोला है यूज द बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज इन टेबल 4.1 टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज HR ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। अच्छा देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, अच्छा देखो इसमें ना सेम ये फोलेबल्स के वाले मेथड से करूँ तो ज्यादा आसान रहता है ना, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्या है, C2H4 है ना, तो C डबल बॉन्ड C, और इसके पास ये H हो गया, ठीक है। ये रिएक्शन कर रहा है स्टीम के साथ, यानी OH, और क्या बना रहा है, इथेनॉल बना रहा है। अब यहाँ पे देख लो मेरे पास बॉन्ड तो कौन कौन से हैं। आपने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाले हैं ना, बॉन्ड देख लो कौन कौन से। अच्छा कुछ टीचर्स बोलते हैं कि बॉन्ड को कैंसिल कर दो, मैं उस तरीके से नहीं कराता, ठीक है। देखो जो भी आपके पास राइट साइड पे जो लेफ्ट पे आ रहा है ना, वो बॉन्ड ब्रेकिंग है। जो भी आपके पास राइट पे आ रहा है वो बॉन्ड फॉर्मेशन है, ठीक है। तो आपके पास जो फॉर्मूला बनता है ना, फॉर्मूला बनता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, यानी माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में आपके पास क्या क्या है, एक बॉन्ड है C डबल बॉन्ड C का, प्लस CH के कितने हैं, 1 2 3 4, चार बॉन्ड CH के, प्लस OH के कितने हैं, दो हैं, तो टू बॉन्ड OH के। देन इसको सीधा इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, CH के यहाँ पे कितने, 5 बॉन्ड है CH के, ठीक है, 1 2 3 4 5। CC के कितने बॉन्ड है, CC का एक बॉन्ड है ये रहा, CO का एक बॉन्ड है ये रहा, और OH का एक बॉन्ड है। अब इसमें आप सारी वैल्यूज ऊपर से लेके वो पुट कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। CC की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, इसमें कुछ ऐसी भी ये बॉन्ड एनर्जी है जिनका कुछ काम ही नहीं है, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C है, C डबल बॉन्ड हो, इनका कुछ भी काम नहीं है। C डबल बॉन्ड C की कितनी है, 610। CH की कितनी है, 410। और OH की कितनी है, OH की है 460। अब ये हो गया रिएक्टेंट की, अब प्रोडक्ट की लिखो। CH की कितनी है, 410 और CC की कितनी है, CC की है 350, प्लस C सिंगल बॉन्ड होगी कितनी है, 360, और OH की कितनी है, 460। सही। अब इसका आप आंसर निकाल लो तो आपके पास आ जाएगा, सही। इसका आंसर आ रहा है -50 kJ/mol। यहाँ पे यानी कि रिएक्शन क्या है मेरे पास, एक्सोथर्मिक है, सही। फिर उसके बाद बोल रहा है कि रिएक्शन वन रीचेस इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, deduce what effect increasing the pressure will have on the amount of ethanol in the new equilibrium mixture।
यूज अ लीच प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन योर आंसर, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर एंड एक्सप्लेनेशन। देखो एक बात याद रखना, अगर प्रेशर मेरे पास इंक्रीज कर रहा हूँ ना, इंक्रीज हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट जाएगा जहां पर मोल्स क्या होंगे, लेजर होंगे। ठीक है। और अगर मैं प्रेशर डिक्रीज कर रहा हूँ तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट वहां पे जाएगा जहां पर मोल्स ज्यादा होंगे, मोर मोल्स होंगे। ठीक है। मैं अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ, तो वो लेजर मोल्स की तरफ जाएगा, सॉरी, लेजर मोल्स ऑफ गैस। अब यहाँ पे तीनों गैस ही हैं, तो ये कहाँ जाएगा, आगे की तरफ इथेनॉल की तरफ जाएगा। यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो मोल है, 1+1 2। ठीक है। तो ये जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट की तरफ, एक मोल है यहाँ पे C2H5OH का। सही है। तो इक्विलिब्रियम मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड हैज लेजर मोल्स। सही। अच्छा देखो यहाँ पे अब बोल रहा है कि भाई द मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन वन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द थ्री स्टेप्स। स्टेप वन एंड स्टेप टू फॉर रिएक्शन वन आर शोन इन द फिगर वन। ठीक है। अब ये उसने मुझे दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे वो उन्हें डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ H3PO4 इन स्टेप वन, एक्सप्लेन योर आंसर। H3PO4 का बिहेवियर क्या है यहाँ पे, यानी इन शॉर्ट H3PO4 हमारे पास है क्या। देखो H3PO4 यहाँ पे कर क्या रहा है, H3PO4 यहाँ पर H+ रिलीज कर रहा है ना। ठीक है। H+ रिलीज कर रहा है, तो इसका बिहेवियर क्या है, ये एसिड है, यानी कि इट डोनेट्स H+। ये H+ डोनेट कर रहा है ना यहाँ से, और यहाँ पे ये H+ आके ऐड हो रहा है। ठीक है। H+ क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, एसिड डोनेटिंग H+। उसके बाद बोला आइडेंटिफाई द स्पीशीज दैट बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल इन स्टेप टू, एक्सप्लेन योर आंसर। इनमें से कौन है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह स्टेप टू में। स्टेप टू में तो कुछ है ही नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल है ना, यहाँ पे जिसके ऊपर नेगेटिव की पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कार्बोकैटाइन। और ये कौन सा है, प्राइमरी कार्बोकैटाइन है। ठीक है। CH3 CH2+। सही। तो उसके बाद बोल रहा है complete the figure 4.2 to show the mechanism for step 3 of reaction 1, include the charges dipole lone pairs of electrons and curly arrows as appropriate, जहाँ पर भी यूज हो रहा है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर तो कुछ हमारे पास है ही नहीं ना। देखो यहाँ पर अब चार्जेस कहाँ पे आएंगे, देखो सबसे वो पहले तो पार्शियल चार्जेस बना दो। क्या यहाँ पे कहीं पार्शियल चार्जेस आ रहे हैं, नहीं, क्योंकि जहाँ परमानेंट चार्जेस आ जाते हैं वहाँ पे पार्शियल चार्जेस नहीं आते। ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन को अपने आप को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेगा, जिसके साथ दोनों ये एच अटैच्ड है ना, इनमें से किसी एज को ऐसा है इलेक्ट्रोफाइल किक आउट कर लेगा, और उसका जो उसके और जो बने शेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास रहते हैं, लोन पेयर को रख लेगा, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर से प्लस चार्ज चले जाएगा। ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस जो हाइड्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को खुद को दे देगा। अभी अपना अब जो ये देखो यहाँ पे जैसे OH का बॉन्ड है तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, एक ऑक्सीजन ने शेयर किया होगा, एक हाइड्रोजन ने शेयर किया होगा, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन और जो ऑक्सीजन का है, दोनों ऑक्सीजन को दे देगा, तो ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, यानी यदि न्यूक्लियोफाइल दोनों गेन कर लेगा, और जो ये H है ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, H+ बन जाएगा। तो जो ये ऑक्सीजन है ये अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस H के साथ शेयर कर लेगा। ठीक है। इस तरीके से आपके पास फिर वो बोले डिस्क्राइब हाउ अ कैटलिस्ट
अफेक्ट अ रिएक्शन, एक्सप्लेन योर आंसर। कैटलिस्ट किस तरीके से एक रिएक्शन को अफेक्ट करता है? कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय providing an alternate path of lower activation energy. It speeds up the reaction. इसका एक मार्क है। सेकंड मार्क इसका है बाय प्रोवाइडिंग एन alternate path of lower activation energy। ठीक है। उसके बाद बोला यूज द फिगर 4.1 एंड 4.2 टू जस्टिफाई वाई H3PO4 इज डिस्क्राइब एज अ कैटलिस्ट। देखो, H3PO स्टार्टिंग में क्या था? H3PO4 था। स्टार्टिंग में क्या था? H3PO4 था। एट दी एंड बीच में रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ है, सही है, पूरा रिएक्शन करवाया है, रिएक्शन में प्रॉपरली इन्वॉल्व हुआ है, रिएक्शन में प्रॉपरली इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन क्या रिएक्शन में यूज अप हुआ है? असल चीज ये देखनी है, क्या ये रिएक्शन में यूज अप हुआ है? नहीं। अभी ये H3PO4 है, एट द एंड ऑफ रिएक्शन यही H3PO4 अपनी को जगह पे है। तो इसने अपने आप को क्या कर लिया? रीजनरेट कर लिया। तो ये क्या है? कैटलिस्ट है। ठीक है। रीजनरेटेड इटसेल्फ। तो उसके बाद बोल रहा है कि भाई propene also react with steam, a reaction, a mixture of a organic product is formed। Explain why propane to all is produced in a higher yield। देखो मेरे पास जो है ये तो वही आ जाएगा ना आपका, जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला होता है। ठीक है, कि किसका कैटायन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है। अब देखो, अगर मैं प्रोपीन बोल रहा है ना और स्टीम आ रहा है, तो देखो यहाँ पे अगर यहीं पे चलो करते थे, ये मेरे पास प्रोपीन है। ठीक है, दो इसकी चॉइसेस बन सकती हैं। प्रोपीन है ना, तो CH3, CH और CH3। अब H2O आना है ना, पहले तो आएगा H। अब H अगर यहाँ पे आता है, H प्लस इस पे, अगर H प्लस इस पे आए, ठीक है, तो क्या बनेगा? अगर H प्लस इस पे आ रहा है, अगर H प्लस फर्स्ट करो इस पे आ रहा है, तो यू बन जाएगा H3 CH3, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। और अगर H प्लस यहाँ पे आ रहा है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये बन जाएगा CH2CH3। अब ये मेरे पास क्या बन गया? ये मेरे पास बन गया प्राइमरी कैटायन। और ये मेरे पास क्या बन गया? ये मेरे पास बन गया सेकेंडरी कैटायन। क्या बन गया? सेकेंडरी कैटायन। ये मेरे पास बन गया प्राइमरी कैटायन, ये मेरे पास बन गया सेकेंडरी कैटायन। ठीक है। तो सेकेंडरी कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी कैटायन, तो इस वजह से जो सेकेंडरी कैटायन बनेगा, ये इससे मेरे पास क्या बनेगा? प्रोपेन टू ऑल बनेगा। अच्छा, अब जो सेकेंडरी वो कैटायन है, इससे प्रोपेन टू ऑल कैसे बनेगा? अब ये प्लस है ना, ये प्लस है। अब इस प्लस पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे OH आ जाएगा, तो ये प्रोपेन टू ऑल बन जाएगा। और यहाँ पे इस प्लस पे OH आ जाएगा, तो ये वन, ये प्रोपेन वन ऑल बन जाएगा। ठीक है। तो रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज प्रोपेन टू ऑल इज प्रोड्यूस्ड via secondary cation, which is more stable, as it has more positive inductive effect, इंडक्टिव ग्रुप। ठीक है। अब ये तो आपको ये पता ही होगा ना कि ये ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि देखो जो मेरे पास सेकेंडरी कैटायन है, इसके इसके साथ दो CH3 ग्रुप अटैच्ड है, अल्काइल ग्रुप। इसके साथ एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच है, भले ही वो CH2CH3 है, लेकिन है तो ये एक ही ना, एक ही वैलेंसी पर अटैच्ड है। तो इस ये क्या करते हैं, जो हमारे हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, यानी अपने आप को पॉजिटिव करते हैं, दूसरे को क्या करते हैं? वो नेगेटिव करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दो जो है, दो जगह से इसके ऊपर क्या आ रहा होगा? अफेक्ट आ रहा होगा।
इसके ऊपर ही इफेक्ट आ रहा होगा, सही। तो ये क्या है, ये दोनों तरफ से पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो ये ज्यादा स्टेबल कैटायन बनेगा। यहाँ से ये एक ही जगह से जो है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये लेस स्टेबल कैटायन होगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिस्क्राइब द कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम्स इन इथीन मॉलिक्यूल बाय कंप्लीटिंग द टेबल। इथीन मॉलिक्यूल में अब हमें बताना है कि मेरे पास यहाँ पे पाई और वो सिग्मा वो कितने, सही। सही है। तो अब यहाँ पे देखो, इथीन मेरे पास क्या होता है, इथीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये इथीन है, ठीक है। तो इसके पास मेरे जो है वो, अब यहाँ, एक सेकंड यार। अब यहाँ पे सबसे पहले वो पूछ रहा है कि भाई ऑर्बिटल कितने, ऑर्बिटल, सॉरी, ऑर्बिटल की टाइप क्या, टाइप ऑफ ऑर्बिटल इन इन्वॉल्व इन बॉन्ड। देखो कौन से ऑर्बिटल आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है, सिग्मा आ रहा है यहाँ पे, क्यों, डबल, सॉरी, सिग्मा में कौन सा होगा, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये आ जाएगा sp2, sp2 ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। और पाई में तो दैट सी बात है। अच्छा, पाई में कौन से होंगे, कार्बन में 2p होते हैं, ठीक है, तो 2p हो जाएगा, यानी p ऑर्बिटल में वो आते हैं ना आखिरी, ठीक है। और हाउ द ऑर्बिटल ओवरलैप, इसमें डायरेक्ट होता है और इसमें साइडवेज यानी साइड टू साइड होता है, ठीक है। ये तो बिल्कुल तो बेसिक सी चीज है, इसको इतना डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। और ये काफी लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, काफी लेंदी क्वेश्चन है। देखो वो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई डिस्क्राइब द टर्म स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर का वो मतलब क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सही। उसके बाद बोल रहा है कि भाई ए एंड बी आर स्ट्रक्चरल आइसोमर विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O, they are both straight chain molecules with only one functional group। ए एंड बी दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर है C5H10 हो गए, और ये स्ट्रेट चेन है और एक ही फंक्शनल ग्रुप इसमें। डिस्क्राइब टेबल 5.1, डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन व्हेन द सेपरेट सैंपल्स ऑफ ए एंड बी आर एडेड टू द डिफरेंट रिएजेंट। अच्छा, अब देखो वो बोलेगा 2,4 डाइनाटोफेनाइल हाइड्रोजाइन में ऐड कर रहा हूँ, तो ये 2,4 डाइनाटोफेनाइल 2,4 DNPH क्या करता है, 2,4 DNPH मुझे कार्बोनाइल की प्रेजेंस देता है, कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उससे को कंसर्न नहीं है। वो क्या करता है, इन दोनों की प्रेजेंस देता है, सही। क्या करता है, दोनों की प्रेजेंस देता है, कोई भी हो उससे हमारा कंसर्न वो नहीं है। एल्डिहाइड कीटोन वो नहीं है, आपको बताता है, सिर्फ बताता है कि कार्बोनाइल है या नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि भाई क्या ये कार्बोनाइल है, क्योंकि 2,4 डाइनाटोफेनाइल हाइड्रोजन के साथ ये ऑरेंज पीपीटी वो बना रहा है, ठीक है। उसके बाद बोले टॉलिन सॉल्यूशन, वो रिएजेंट, टॉलिन रिएजेंट सिर्फ और सिर्फ किसके साथ करता है वर्क, टॉलिन रिएजेंट सिर्फ और सिर्फ वर्क करता है एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ नहीं करता। तो जो ए है मेरा, उसके साथ तो वो सिल्वर मिरर बना रहा है, और बी के साथ कुछ भी नहीं कर रहा, तो यानी ए मेरा क्या है, एल्डिहाइड है, और बी मेरा क्या है, कीटोन है, क्योंकि इसके साथ टॉलिन रिएक्शन नहीं कर रहा। फिर एक्वस अल्कलाइन आयोडीन के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता। देखो एक्वस अल्कलाइन आयोडीन के साथ पता है कब रिएक्शन होता है, अब मेरी बात सुनो। अगर मेरा एल्डिहाइड यूं करके एक एंड पर CH3 है, तो ये एक्वस अल्कलाइन आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। अगर मेरे पास क्या है, इथेनॉल है, ठीक है। और कीटोन कौन सा करता है, कीटोन वो करता है कि जिसके एक एंड पर, कीटोन वो वाला करेगा जिसके एक एंड पे CH3 हो, बाकी एंड पे कुछ भी हो, ठीक है। एक एंड पे CH3 होना जरूरी है, तभी एक्वस अल्कलाइन आयोडीन के साथ रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं हो, क्योंकि यही फिर CHI3 बनता है, CH3I बनता है, फिर CHI3 बनता है। तो एक एंड पर CH3 होना जरूरी है। अब इन हमें मुझे पता चलेगा कि इनमें से दोनों के एंड पे CH3 नहीं है, ठीक है। अब वो बोलेगा कि भाई
नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ए एंड बी। ए जो है वो एल्डिहाइड है, और बी क्या है, कीटोन है। तो उसके बाद बोला ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी इन द बॉक्सेस। फॉर्मूला क्या है, C5H10O। तो एल्डिहाइड क्या बनेगा, एक तरफ एच आता है, दूसरी तरफ सारे वो कार्बन आ जाएंगे, यानी कि C4H9। ठीक है। और इसका क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड। अच्छा देखो, अब मैं इसको इस तरीके, अब यहाँ पे चार कार्बन बचे ना, तो अगर मैं बोलूँ कि भाई एक तरफ मैं CH3 ज्वाइन कर दूं, दूसरी तरफ C3H7 ज्वाइन कर दूं, नहीं ऐसा नहीं कर सकता। एक्वस अल्कलाइन आयोडीन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो CH3 यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, तो मुझे दोनों तरफ इक्वली को बनाने पड़ेंगे। ठीक है, C2H5, यहाँ पर भी C2H5। अच्छा, फिर उसके बाद वो बोला है कि C इज अ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ए एंड बी। C is a straight chain and has two functional groups. C only shows one type of stereoisomer. The table 5.2 describes the observation with a separate sample of C are added to the different reagent. 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं, यानी कार्बोनाइल नहीं, कार्बोनाइल के ऊपर क्रॉस आ गया। देन Br2 के साथ ऑरेंज टू कलरलेस, यानी कि एल्कीन है। सही है, एक्वस ब्रोमीन का रिएक्शन हो रहा है। देन एक्वस अल्कलाइन आयोडीन के साथ येलो पीपीटी बना रहा है, यानी कि CH3 है, एल्कोहल है। क्योंकि देखो तीन सिर्फ जो है एक्वस अल्कलाइन आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं। एल्कोहल करता है विथ CH3, एल्कोहल करता है विथ CH3 कनेक्टेड टू द कार्बन दैट इज कनेक्टेड टू OH। ठीक है। और एल्डिहाइड और कीटोन करते हैं, उनके बाद भी CH3 होना चाहिए। और बोले ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ C इन द बॉक्स। फॉर्मूला क्या है, C5H10O। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बना दो इस तरीके से। उसमें बोले ना कि एक्वस अल्कलाइन आयोडीन के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो यूं करके बना दो सबसे पहले। मेरे पास यूं करके बन गया। अब फिर एक एच यहाँ बना दो। और कितने अब कार्बन बाकी है, तीन कार्बन बाकी, एक कार्बन और दो कार्बन, इस तरीके से। सॉरी, तीन कार्बन बाकी थे ना, सॉरी। तो एक, दो और तीन, एच और सी एच। सही। बोले नेम द टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर दैट इज शोन बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ सी। कौन से स्टीरियो आइसोमर बना रहे हैं ये ये मेरे पास बना रहे हैं ऑप्टिकल, क्योंकि ये ऑप्टिकल बनाएगा ना यहाँ से। तो ये कायरल कार्बन है ना, ये मेरे पास क्या है, कायरल कार्बन है। तो ये क्या बनाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा। फिर उसके बाद बोला है रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ D reacts in the presence of sulfuric acid catalyst to form E and water. The structure of E is shown in the figure 5.1. Name the functional group present in E. क्या है ये, एस्टर है। C डबल बॉन्ड O है ना, ये एस्टर है। ठीक है। तो उसके बाद बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर व्हेन D and E react। अच्छा सॉरी, डिफाइन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन अकर व्हेन D reacts to form, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया था D and E react ना, मैं ये समझना। तो इसको बोलते हैं एस्ट्रोफिकेशन। एस्ट्रोफिकेशन बोलते हैं, एस्ट्रोफिकेशन का कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि H2 निकलता है, क्योंकि ये एस्टर वो बनता है किससे, जब आपका एल्कोहल रिएक्शन करता है ना, जब आपका एल्कोहल रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, एस्टर। यहाँ पे बोला भी है डी रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म ई एंड वाटर, तो इसके साथ एक वाटर बनता है। ठीक है, तो क्या है, कंडेंसेशन होती है। अब वो बोले ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डी। अब यहाँ पर जो है ना बच्चे फंसते हैं। क्यों फंसते हैं, क्योंकि साइक्लिक एस्टर दिया हुआ है। साइक्लिक एस्टर हमेशा एक साइक्लिक कंपाउंड से ही बनता है। क्या मतलब है, तभी ये सिर्फ जो है ना ये एक ही मार्क का होगा। यस, एक ही मार्क का है। इनको पता है बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये। ठीक है।
अब देखो आपने क्या करना है, जिस तरीके से ये एस्टर बनता कैसे है, एस्टर बनता है कार्बोक्सिलिक है, जैसे मेरे पास ना ये कार्बोक्सिलिक है और ये अल्कोहल है। कार्बोक्सिलिक से OH जाता है, अल्कोहल से H जाता है। ठीक है, तो यूं करके ये बन जाता है। सही, ये वाली कार्बन की वजह से ऑक्सीजन से ज्वाइन हो जाती है। तो जिस तरीके से ये बना है ना, इसी तरीके से ये वापस भी वो टूटेगा, यूं करके। इसको वापस वो ब्रेक कर दो, जहां पर सी डबल बॉन्ड ओ है वहां। अच्छा, इसको वापस ब्रेक करना, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। क्योंकि जो ये रिएक्शन होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन, वीक रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम में आता है। तो ये H2O बन रहा होता है, ये एस्टर प्लस H2O बन रहा है, और यूं करके इसके साथ इक्विलिब्रियम का साइन होता है। तो अगर मैं वापस रिएक्शन कर दूं तो उसको बोलेंगे हाइड्रोलिसिस, क्योंकि H2O इसमें ऐड हो रहा है ना। ठीक है, पहले निकला था H2O, अब इसमें ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर इसके आ जाएगा OH, H2O का यहाँ पे आ जाएगा H। क्योंकि जो मेरा ये वाला पार्ट होता है ना एस्टर का, ये अल्कोहल से आता है, O वाला पार्ट, और जो ये C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट है, ये कार्बोक्सिलिक से आता है। ठीक है, तो जब ये वापस वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो C डबल बॉन्ड के साथ वापस OH आ जाएगा, H के साथ वापस। अब ये मैं बनाऊंगा कैसे, ये देख लो। सबसे पहले यहाँ पे कार्बन देख लो कितने, 1 2 3 4, और ये तो इसके साथ क्या है, 5। ये चेन है, ये जो आखिरी है, इसको 5 में लिखो, ये चेन है। चेन से मुराद ये ब्रांच है। तो 4 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4। 1 पे क्या है, कार्बो ऑक्सैलिक, C डबल बॉन्ड और OH आ रहा है, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड हो गया। 4 पे क्या है, एक ब्रांच है और एक ऊपर O है, यानी OH। अब इनको बस ज्वाइन कर दो आपस में। ये मेरे पास स्ट्रक्चर बन गया इसका। अब इसका स्केलेटल बना, तो स्केलेटल कैसे बनेगा? 1 2 3 4, 4 बन गए ये मेरे पास। अब इसमें कार्बो ऑक्सैलिक ज्वाइन कर दो, OH, और यहाँ पे एक OH बना दो, और ये इसका वो ब्रांच बन गया। सही, इसको यहाँ पे बना दो। फिर इसी तरीके से यहाँ पर है कि भाई द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ ई शोन इन द फिगर 5.2। अब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम मुझे दिया गया है। देखो अब ये यहाँ पर ना तो ये एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक है, ना ही ये अल्कोहल का है। एक मिनट, एक चीज और बताता हूँ। अब बोले द इंफ्रारेड, अच्छा, ई का इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है ना, तो दैट सी बात है। तो ये किसका होगा? सी। ये हेस्टर का है। हेस्टर में कौन कौन से बॉन्ड आते हैं? देखो यहाँ पर जो बनता है ना 3 4 थाउजेंड के पास, एक CH की पीक बन रही है, देखो 3 4 थाउजेंड के पास, यानी 3000 से जस्ट पहले ये CH की पीक है। तो ये वाली ये किसकी है? CH की है। और जो 1700 पे बनती है वो C डबल बॉन्ड O की होती है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, C डबल बॉन्ड O की कहाँ बन रही है? एस्टर वाली 1700 के पास। सही। अब वो मुझे बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है कि भाई use the figure 5.2 and the table 3 5.3 to predict two difference in the absorption above 150 cm cube of infrared spectrum of D compared to E। देखो बहुत ही सिंपल सा है ना। जो E है ना मेरे पास, E तो मैंने यहाँ पे बना दिया था। E क्या होगा ना, सॉरी, जो जो D है, डी में देखो दो स्पेक्ट्रम आएंगी। डी में दो स्पेक्ट्रम आएंगे जो यहाँ पे नहीं है। एक स्पेक्ट्रम डी में आ जाएगी अल्कोहल के OH की, दूसरी आ जाएगी कार्बोक्सिलिक के OH की, जो यहाँ पे वो नहीं है, जो ई में नहीं है ना। ई में थोड़ी है ये, ई में तो सिर्फ यूं करके ना। ठीक है, ई यूं करके। सही, ई तो यूं करके है। सही। तो C डबल बॉन्ड हो वो दोनों में,
सी डबल बॉन्ड ओ दोनों में, और डिफरेंस क्या है, ओ एच का है, ठीक है। तो बस यहाँ पे लिख देंगे ओ एच पीक ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एट, कार्बोक्सिलिक की कहाँ बनेगी, 2500 से 300, 3000 तक। और दूसरी एल्कोहल की पीक, ओ एच पीक ऑफ एल्कोहल एट, एल्कोहल की कहाँ बनती है ये देख लो, हाइड्रोक्सी की बनेगी 3200 से 3600। ये आपका पूरा जो है वो पेपर था, ठीक है। चले, ओके, अल्लाह हाफिज।